सभी को नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास हम लोग इंडियन पॉलिटी घटना चक्र पूर्वालोकन शॉर्ट नोट्स की कवर करने जा रहे हैं और ये हमारा लेक्चर नंबर 11 होगा, जो आपके यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2026 या फिर बिहार पीसीएस प्रीलिम्स 2026, उत्तराखंड एमपी पीसीएस या अदर स्टेट प्रीलिम्स की जो परीक्षा आप लोग तैयारी कर रहे हो उसी के लिए सबसे यूजफुल और सबसे बेस्ट सीरीज जो है कि हम लोग चला रहे हैं। इसमें आप देखोगे परिणाम नोट्स के नाम से जानी जाती है और जो आपके प्रीलिम्स एग्जाम 2026 के साथ साथ 27 तक के लिए भी वैलिड है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो हम लोगों ने 2023 एडिशन के नोट्स बनाए थे वो 2023, 24, 25 एग्जाम तक बहुत ही यूजफुल रहे हैं। बहुत सारे लोगों के जो है कि हजारों की संख्या में सबने अपने अपने स्टेट्स में प्रीलिम्स एग्जाम इस नोट से क्वालिफाई किए। वो इसलिए क्योंकि घटना चक्र जैसी बुक जो बहुत सारे बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, रिवीजन नहीं कर पाते हैं, उनके लिए बहुत ही सही ये नोट्स हमने तैयार कर दिए, जिसमें सारे क्वेश्चन, सारे टॉपिक, सारे एक्सप्लेनेशन, हर चीज एग्जाम हिटिंग पॉइंट के साथ इसमें क्लिक किया गया है। ये हमारे साथ हमारी निशु मैम है, ये मैं हूं यहाँ पर। और अगर आप इस तरीके के हैंड रिटन नोट्स को परचेस करना चाहते हो पीडीएफ के फॉर्म में, तो आप इस हमारे व्हाट्सएप नंबर पे क्वेरीज कर लीजिएगा मैसेज के थ्रू। वहां पर आपको रिप्लाई मिल जाएगा, ब्रोशर मिल जाएगा, प्राइस लिस्ट, डेमो, हर एक चीज वहां पर आपको दे दी जाएगी। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसे आप ज्वाइन कर सकते हो। इस समय न्यू ईयर ऑफर जो है कि मैंने लॉन्च कर रखा है, वीडियो ऑलरेडी मैंने बना दी है, आप वहां पे जा सकते हो, टर्म्स कंडीशन देख के अप्लाई कर लो ऑफर को, अदरवाइज बाद में फिर यही नोट्स आपको महंगे पड़ेंगे। और अगर आप लोग मेंस आंसर राइटिंग के नोट्स के लिए भी इंटरेस्टेड हैं तो लक्ष्य भेद सीरीज हमारी आती है शॉर्ट नोट्स की, 1, 2, 3, 4 पेपर एंड यूपी स्पेशल पेपर 5 और 6, इन दोनों को भी आप ग्रैब कर सकते हो। टाइम जो है कि 1 जनवरी लास्ट डेट है और कल से ये ऑफर शुरू हो जाएगा 30 दिसंबर से। तो चलो आज की क्लास में हम लोग शुरू करते हैं अपने टॉपिक। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के पास आके रोक लिया था अपने टॉपिक को, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय की सबसे पहले आपको आर्टिकल के बारे में पता होना चाहिए कि सर आर्टिकल 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी और इसका उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को हुआ। तो फिर से मैं आपको रिपीट कर रहा हूं कि 26 जनवरी 1950 को स्थापना तो हो गई, लेकिन इसकी जो कार्यप्रणाली शुरू की गई वो उद्घाटन जो हुआ 28 जनवरी 1950 को हुआ, ठीक है। अभी जो है कि सुप्रीम कोर्ट अपने 75 इयर्स को कंप्लीट कर रहा था, तो आपने देखा होगा बहुत सारे फेस्टिवल चल रहे थे, पूरे 1 साल तक सुप्रीम कोर्ट जो है कि इस चीज को सेलिब्रेट कर रहा था, जिसको डायमंड जुबली कहते हैं। तो ये वाला जो है कि सेशन तो 28 जनवरी के हिसाब से 28 जनवरी ही 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने 75 वर्ष 75 इयर्स कंप्लीट कर लिए हैं और डायमंड जुबली यानी हीरक जयंती में प्रवेश कर लिया। तो 2024 28 जनवरी तक उसके पूरे 75 इयर्स कंप्लीट हो चुके थे और इसी उपलक्ष्य में जो है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सेलिब्रेशन चलाया जा रहा था पूरे 1 साल तक के लिए, ठीक है। अब यहां पर ये तो हो गया बेसिक नॉलेज, लेकिन अगर हम आगे बात करें कि एक जो प्रश्न बनता है कि जो आपके न्यायाधीशों की संख्या है वो कौन तय करता है, वर्तमान में कितनी, कौन से संवैधानिक संशोधन के माध्यम से इसमें बदलाव किए गए, ये 2-3 पॉइंट जो मैंने अभी बोले हैं ना, यहां से एक प्रश्न हिट करता है, इससे बाहर नहीं जाता है। स्टेट पीसीएस का तो यही हाल है, सुप्रीम कोर्ट से बहुत डीप प्रश्न भी बनते हैं लेकिन यूपीएससी बनाता है और हम मानते हैं कि घटना चक्र यूपीएससी के लिए उतनी बेहतर नहीं है। देखो, मूल या प्रारंभिक रूप से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की जो संख्या थी वो 1+7 थी, यानी जब संविधान का निर्माण किया गया, संविधान को स्वीकृत किया गया, संविधान को प्रभावी किया गया, इंप्लीमेंट किया गया, तब उस समय एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 7 अन्य न्यायाधीश थे जो वरिष्ठ न्यायाधीश या सहायक न्यायाधीश के रूप में आप उन्हें कह सकते हो। यहां तक तो बात सही थी, लेकिन वर्तमान में क्या है, वर्तमान में एक मुख्य न्यायाधीश है और 33 अन्य न्यायाधीश हैं जो कि वरिष्ठ न्यायाधीशों की सूची में आते हैं। टोटल 34 जो है कि जस्टिस हमारे सुप्रीम कोर्ट में है। ये जो संख्या बढ़ी है ये 2019 में लेटेस्ट संशोधन करके जो है कि इस संख्या को कंप्लीट किया गया। अच्छा, पहली बार संविधान में कब संशोधन किया गया कि संख्या को बढ़ाया गया? मूल संविधान में तो ऑलरेडी 8 सदस्यों की बात की गई, 8 न्यायाधीशों की बात की गई 1+7 का, लेकिन पहली बार संशोधन करके कब बढ़ाया गया और कितना? तो पहली बार संख्या में वृद्धि न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 के द्वारा की गई, तब उस समय 11 हो चुकी थी। कितनी? 11 हो चुकी थी। और यहां पर 1+10 यानी एक मुख्य न्यायाधीश होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और दूसरे 10 अन्य न्यायाधीश होंगे। और इनके बारे में जो सदस्य संख्या की जो वृद्धि होती है हम आगे बता देंगे, लिखा है मैंने टॉपिक को, लेकिन मैं अभी बता दूं, संसद के द्वारा जो है कि अधिनियम बनाया जाता है, संशोधन किया जाता है, तब इनकी सदस्य संख्या को बढ़ाया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा।
सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रावधानों को संविधान में सर तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में गठित एक कमेटी की रिपोर्ट 1945 में प्रकाशित हुई, तब समाविष्ट किया गया। अब ध्यान से समझो क्या कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति का प्रावधान है कि कार्यपालिका के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाएगी या प्रेसिडेंट के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाएगी, ये प्रभावी जो किया गया, ये सर तेज बहादुर सप्रू जी की एक कमेटी बनी उनकी अध्यक्षता में, उन्होंने जो रिपोर्ट दी कि भैया इनकी नियुक्ति इस तरीके से होगी, ये चीज यहां से आई। आर्टिकल 142 मतलब 124 के 2, 124 में तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है, लेकिन 124 का सब क्लॉज 2 के तहत कहा गया है कि राष्ट्रपति के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, और आर्टिकल 124 के 3 में योग्यता वर्णित है। दिस इज इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट कह रहा हूं? क्योंकि देखो इनकी जो योग्यता है ना, ज्यादातर एस्पिरेंट को नहीं पता होती है। ये जरा ध्यान से सुनो। पहला, भारत का नागरिक होना चाहिए, बिल्कुल राइट। दूसरा, एक या अधिक हाई कोर्ट में न्यूनतम 5 वर्षों तक वो न्यायाधीश रह चुके हो। जो भी सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनना चाहता है, चीफ जस्टिस की बात ही नहीं हो रही है, न्यायाधीश अगर आपको वहां बनना है, चीफ जस्टिस, तो वहां आप वरीयता क्रम में बनते हो। ऐसा नहीं है कि चीफ जस्टिस के लिए एक अलग से कोई एप्लीकेशन फॉर्म निकल रहा है, नहीं। सुप्रीम कोर्ट में आपको न्यायाधीश बनना है तो आपको ये कंडीशन फॉलो करनी होगी कि एक तो आप भारत के नागरिक हो, एक या अधिक हाई कोर्ट में न्यूनतम 5 वर्ष के न्यायाधीश रह चुके हो। जब आप सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाओगे तो वहां वरीयता क्रम जो लगता है, सीनियरिटी जो देखी जाती है, उस हिसाब से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बनाया जाता है। ठीक है, 2 बातें। तीसरा है, एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में एटलीस्ट 10 वर्षों तक वो एडवोकेट भी रहे हों, अधिवक्ता भी रह सकते हैं, या फिर राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता। अब 2 बातें क्लियर कर लो मेरे पास अभी। पहली बात क्या कह रहा हूं कि ये चारों में से, मतलब ये जो 3 वाले दिए ना, एक या अधिक हाई कोर्ट में जो है कि 5 वर्ष का न्यायाधीश रहा हो, या एक या अधिक हाई कोर्ट में 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो, या राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता हो, इन तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन लेना है। तीनों कंपलसरी नहीं है। फिर समझो, भारत का नागरिक होना तो कंपलसरी है, ये होगा ही होगा। दूसरी कंडीशन में ये जो 3 बिंदु दिए उनमें से कोई भी एक फॉलो कर सकते हो। या तो आप हाई कोर्ट के जो है कि जस्टिस रह चुके हो 5 साल, या हाई कोर्ट में एडवोकेट रह चुके हो, या ये दोनों कंडीशन हटा दो और राष्ट्रपति सीधे कहे कि भैया ये व्यक्ति मेरी नजर में विधि पारंगत है, मैं इसको सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनाना चाहता हूं। तीनों कंडीशंस हो गई। अब जो प्रश्न आता है वो आ जाओ। अक्सर आपने देखा है कि हमारे संविधान में जितने भी संवैधानिक पद हैं, उन सभी के लिए एक न्यूनतम एज की बात होती है। एटलीस्ट आप यूपीपीसीएस का एग्जाम देते हो तो उसमें भी कहा जाता है कि न्यूनतम एज 21 ईयर होनी चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के तौर पे ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, राइट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, चलो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अभी नहीं बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में न्यूनतम एज का कोई प्रावधान ही नहीं है। और ये स्टेटमेंट बार बार आता है कि न्यूनतम आयु 40 साल होनी चाहिए, न्यूनतम आयु 45 साल होनी चाहिए, न्यूनतम आयु 55 साल होनी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है संविधान में या संसद के किसी विधि में, इससे संबंधित कोई बात दी ही नहीं है। और यही स्टेटमेंट बना के एग्जामिनर देता है और आप कंफ्यूज हो जाते हो कि सर हमने राष्ट्रपति के लिए पढ़ा है कि 35 साल होना चाहिए, उपराष्ट्रपति के लिए पढ़ा है 35 साल होना चाहिए, गवर्नर जनरल के लिए पढ़ा है 35 साल होना चाहिए, मतलब राज्यपाल के लिए, लोकसभा के लिए 25 साल, राज्य विधानसभा के लिए 25 साल, राज्यसभा के लिए 30 साल, न्याय पंचायत के लिए 21 साल। लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, इनके लिए कोई न्यूनतम एज की बात नहीं की गई है। हाँ, अधिकतम एज की बात जरूर की गई है कि आप 65 साल या 67 साल के बाद रिटायर हो जाओगे, हाई कोर्ट में 62 साल है, वो बात की गई है, लेकिन न्यूनतम नहीं की गई है। तो इसको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं। आर्टिकल 124(2) के अंतर्गत ही सुप्रीम कोर्ट का कोई भी न्यायाधीश राष्ट्रपति को पत्र लिखकर अपना त्यागपत्र भी दे सकता है। जैसे 124(2) में ही तो नियुक्ति की प्रावधान दिए गए, और इसी में एक दूसरे पॉइंट के अंतर्गत लिख दिया गया है कि आप राष्ट्रपति को पत्र लिखकर त्यागपत्र भी दे सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति ही आपको अपॉइंट कर रहा है, तो वही आपका जो है कि त्यागपत्र भी ले लेगा। अब आ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाए जाने की प्रक्रिया। किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट को हटाने का प्रक्रिया होता है? साबित कदाचार एवं असमर्थता के आधार पर संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। 3 लोग इसमें रोल प्ले कर रहे हैं। पहली कि साबित कदाचार एवं असमर्थता, अर्थात कि न्यायाधीश की अगर ये पता चल जाए कि कदाचार का मतलब होता है कि कोई गलत व्यवहार किया गया है, भ्रष्टाचार किया गया या कोई अनैतिक कार्य किया गया है, पहली चीज। दूसरी, असमर्थ है, यानी वो मेंटल लेवल से स्टेबल नहीं है, फिजिकली वो स्टेबल नहीं है, इस तरीके की चीजें अगर देखने को मिलती हैं तो संसद की सिफारिश की जाएगी और राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाएगा। तो राष्ट्रपति तो हटाएगा आदेश के माध्यम से, परंतु उसके लिए सिफारिश संसद करेगी, और संसद के दोनों सदनों का रोल इसमें आता है। जैसे
प्रत्येक सदन में 2/3 बहुमत से संकल्प का पारित होना आवश्यक है। मनमानापन नहीं हो सकता, क्योंकि आपने पढ़ा होगा सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्रता स्थापित करने के लिए क्या क्या प्रावधान है। जैसे न्यायाधीशों के ऊपर, न्यायाधीशों के आचरण के ऊपर चर्चा नहीं हो सकती है, अवमानना का हनन नहीं किया जा सकता, उसके पद वेतन भत्तों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ये तमाम ऐसे प्रावधान आपने पढ़े होंगे जो हमने भी यहाँ पर लिखे हैं। लेकिन संसद के दोनों सदनों में अलग अलग 2/3 बहुमत से जब तक पारित नहीं होगा संकल्प, तब तक राष्ट्रपति कोई भी मतलब हस्ताक्षर नहीं करेगा। अर्थात सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत जब सिग्नेचर करेगा, पारित करेगा संकल्प, तब जाके राष्ट्रपति महोदय अपने साइन के द्वारा हटाएंगे। और सेम इसी तरीके से हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के लिए यही समान प्रक्रिया वर्णित है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं कि अभी तक हमने जितने भी पीछे टॉपिक पढ़े हैं, चाहे वो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल हो या फिर और भी कई सारे टॉपिक पढ़े हैं, जरा कमेंट करके बताओ कि कौन कौन से ऐसे संवैधानिक पद हैं जिनको हटाने की प्रक्रिया सेम सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की तरह है। बस आपको उन पदों के नाम लिख देने हैं, कमेंट करके बताइएगा। आगे चलते हैं। क्या न्यायाधीशों पर भी कोई जांच होती है? क्या न्यायाधीशों के भी कार्य प्रणाली पर जो है कि कोई जांच होती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो मनमानापन कर रहे हैं, कहीं उनके पे भी तो जांच होनी चाहिए ना, नियंत्रण होना चाहिए। तो न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 बनाया गया है, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट न्यायाधीश पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन है। और ये नियम किसने बनाया है? ये आपकी पार्लियामेंट ने बनाया, क्योंकि कोई भी एक्ट होता है, कोई भी अधिनियम होता है, कोई भी कानून होता है, वो पार्लियामेंट बनाती है। तो संसद ने न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 बनाया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट न्यायाधीश पर महाभियोग प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। संविधान में अक्षमता और सिद्ध कदाचार को परिभाषित नहीं किया गया है, इसलिए इस प्रक्रिया के अंतर्गत, इस अधिनियम के अंतर्गत वर्णन किया गया है कि किन किन आधारों पर हम हटाएंगे। ध्यान देना कि जब भी अगर प्रश्न आ जाए कि संविधान में इस फलाने शब्द की परिभाषा दी गई है, तो आप कहोगे नहीं, कभी नहीं, क्योंकि संविधान में किसी भी शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। वो शब्द या तो सुप्रीम कोर्ट परिभाषित करती है, या सरकार परिभाषित करेगी, या तो जो है कि आपका संसद। वैसे देखा जाए कि जब बात संविधान में लिखित किसी शब्दावली की आती है, तो केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ही बस उसको परिभाषित कर सकते हैं, बाकी कोई सरकार नहीं, कोई विधायिका नहीं, कोई संसद नहीं, कुछ नहीं कर सकती। जैसे अल्पसंख्यक शब्द की बात करें तो शब्द तो दिया हुआ है, लेकिन अल्पसंख्यक भाषाई है कि सांस्कृतिक है कि धार्मिक है कि निर्जाति है, कैसा है, इसकी व्याख्या संविधान में नहीं दी गई है। इसी तरीके से कि अक्षमता और साबित कदाचार तो लिखा है, लेकिन किस प्रकार का कदाचार होगा ये संविधान में नहीं लिखा है। ये समय समय की परिस्थितियों के साथ जो है कि इसका वर्णन किया जाता है। यहां तक बात क्लियर होगी। चलो, लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा सभापति महाभियोग संकल्प को स्वीकृति या अस्वीकृति दे सकते, यहां पर भी अथॉरिटी है। मान लेते हैं कि सदन के किसी सदस्य के द्वारा या किसी मंत्री के द्वारा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया के लिए एक प्रपोजल, प्रस्ताव रखा जाता है सदन में, तो सदन के स्पीकर या राज्यसभा के सभापति जो उपराष्ट्रपति होते हैं, इन दोनों के पास विवेकाधिकार होता है कि क्या वो चाहते हैं कि इस प्रक्रिया में कोई दम है, क्या वो इस प्रक्रिया को संचालित करना चाहते हैं, तब तो वो स्वीकृत करेंगे, अदरवाइज वो क्या करेंगे, अस्वीकृत कर देंगे। क्या करेंगे? अस्वीकृत कर देंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति 65 वर्ष है और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति 62 वर्ष है, और सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों का वेतन निर्धारण कौन करेगा? संसद के द्वारा किया जाता है। तो इस लाइन को जरा देखो, मैंने यही तो कहा कि इनकी सेवानिवृत्ति की एज तो लिखी हुई है, लेकिन न्यूनतम एज नहीं लिखी है कि इतनी एज से पहले आप कोर्ट में नहीं जा सकते, ऐसा नहीं है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की स्वायत्ता के लिए क्या क्या प्रावधान है? कौन कौन से संविधान में ऐसे प्रावधान किए गए जिससे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर किसी भी प्रकार की कार्यपालिका या विधायिका का कोई नियंत्रण न रहे? जैसे सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों में राष्ट्रपति को सीजीआई से विचार करना अनिवार्य है, अर्थात सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की जब भी नियुक्ति होगी तो उस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से विचार विमर्श करना जरूरी है। और इसी चीज को और मजबूत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कोलेजियम व्यवस्था का जन्म किया, जो 1998-99 में आ जाती है। ठीक है, जिसमें कार्यपालिका की भूमिका, एज अ राष्ट्रपति की भूमिका केवल और केवल साइन करने की रह जाती है और शपथ दिलाने की रह जाती है। पूरी की पूरी चयन प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास कोलेजियम के माध्यम से रख ली है। कोलेजियम क्या है आगे समझ लेंगे, सारी चीजें मैंने इंक्लूड की है, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो मैं छोड़ रहा हूं, बस आप पढ़ते जाइए, आगे सारे पॉइंट्स मिलते रहेंगे। और सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश
के वेतन संचित निधि पर भारित होते हैं, जिस पर मतदान नहीं किया जाता है। कल ही मैंने आपको बताया था भारित व्यय क्या होता है, मतदान व्यय क्या होता है। जब बजट प्रस्तुत किया जाता है तो उसमें कुछ ऐसी मांगे होती हैं जिन पे जो है कि हम क्या करते हैं, मतदान करते हैं कि सर ये बजट जो है कि कम करिए या धनराशि कटौती करिए, तमाम चीजें। लेकिन कुछ ऐसे व्यय होते हैं जो भारित होते हैं, जो संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों के वेतन, भत्ते, परिलब्धियां, पेंशन, तमाम चीजें होती, इनमें किसी प्रकार की कटौती नहीं की जा सकती है। तो ये दोनों बातें हो गई। अनुच्छेद 138 के अकॉर्डिंग संसद विधि बनाकर संघ सूची के संबंध में सुप्रीम कोर्ट की अतिरिक्त अधिकारिता को विस्तारित कर सकती है। क्या कह रहा हूं, फिर से समझो। आर्टिकल 138, हालांकि आपने पढ़ा है आर्टिकल 124 से लेके आर्टिकल 142 तक जो है कि सुप्रीम कोर्ट के ही सारे वर्णन दिए हुए हैं। 124, 25, 26, 27 ये सारी चीजें, सारे आर्टिकल धीरे धीरे आप देखते जाओगे। अभी आर्टिकल 138 कह रहा है कि संसद विधि बनाकर संघ सूची के संबंध में सुप्रीम कोर्ट की अतिरिक्त अधिकारिता को विस्तारित कर सकती है। किसमें? जो आपके संघ सूची के जो विषय हैं 100 विषय, उस पर किसी भी प्रकार की और अतिरिक्त अधिकारिता सुप्रीम कोर्ट को दी जा सकती है। ये संसद बनाएगी आर्टिकल 138 का प्रयोग करके। आर्टिकल 146 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के अधिकारी और सेवक की नियुक्ति सीजीआई करता है। ध्यान देना मेरे भैया कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के अंदर के जितने भी कर्मचारी होते हैं, जितने भी स्टाफ होते हैं, चाहे वो क्लर्क, बाबू, चपरासी, अधिकारी जो भी है, उन सबकी नियुक्ति कार्यपालिका नहीं करती, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश करते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट में लिख रहा है कि कोई भी अधिकारी हो या कोई भी सेवक, सेवक मतलब क्लर्क, बाबू, चपरासी, इन सबकी नियुक्ति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही करेंगे। इससे क्या समझ में आया कि सुप्रीम कोर्ट के पास अपनी नियुक्ति प्रक्रिया की स्वतंत्रता है, चाहे वो न्यायाधीशों को नियुक्त करे या फिर वहां पे बैठने वाले जो स्टाफ है सचिवालय के मतलब सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत जो भी स्टाफ आते हैं, A to Z, ग्रुप डी से लेकर ग्रुप ए तक के सारे स्टाफ की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश खुद करते हैं। इसमें किसी प्रकार की कार्यपालिका का हस्तक्षेप नहीं होता है। अगर हस्तक्षेप होने लग गया तो कार्यपालिका, जाहिर सी बात है कि सरकार अपने ही लोगों को चुन चुन कर भेजेगी वहां पर, जिससे सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्रता, स्वायत्तता वो समाप्त होने लगेगी। और ऐसे तमाम ऐसे आपने सुप्रीम कोर्ट के जज को देखा होगा जो कहीं ना कहीं ऐसे डिसीजन दे रहे हैं जो सरकार से प्रेरित है, जो सरकार से प्रभावित किए गए हैं। आम जनता के लिए उतने बेनिफिट नहीं है जितने सरकारों के लिए रहे हैं। अब डिसीजन की हम यहां पर बात नहीं करेंगे, लेकिन ऐसे आप भी देख रहे हैं और हम भी देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो प्रशासनिक व्यय है ये भारत की संचित निधि पर भारित होता है, तो इस पर भी कोई मतदान नहीं होता है। आर्टिकल 124 का 7 क्लॉज क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के पश्चात किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं, जबकि हाई कोर्ट का सेवानिवृत्त न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट या अन्य हाई कोर्ट में वकालत कर सकता है। ये प्रश्न भी कई बार बनता है। भाई सीधी सी बात समझो, अगर आप किसी कंपनी के मैनेजर हो या फाउंडर हो तो आपको क्या लगता है कि आप उस कंपनी से अगर अपनी उम्र के बाद जो नियम बने होंगे और आप उस कंपनी से जो है रिटायर हो रहे हैं, तो क्या किसी दूसरी कंपनी में जाके चपरासी, बाबू, क्लर्क या अधिकारी की रैंक की जॉब करोगे? आपके पद को शोभा नहीं देती, आपके जो पास्ट आपका बीता है, भूतकाल, उसके लिए शोभा नहीं देता, क्योंकि आप ऑलरेडी एक सबसे बड़ी पोस्ट को होल्ड करके आए हो, फिर नीचे वाली पोस्ट क्यों ले रहे हो जो है कि, राइट? तो उसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट से बड़ी कोई न्यायाधीश है ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई न्यायालय है ही नहीं हमारे देश में। तो जो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के पद को होल्ड करके आ चुका है, वो भला अब क्या जो है कि हाई कोर्ट में जाएगा? बात क्लियर हो गई? तो इसीलिए हाई कोर्ट के न्यायाधीश के पास अभी ऑप्शन है कि वो अदर हाई कोर्ट में जा सकता है या फिर सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है, तो इनके लिए जो है कि वकालत कर सकता है, परंतु सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश वकालत नहीं कर सकते हैं, चाहे चीफ जस्टिस हो चाहे वरिष्ठ न्यायाधीश हो। और ये प्रोविजन आर्टिकल 124 में ही कहा गया है। आगे बात करते हैं आर्टिकल 126। दिस इज इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट? क्योंकि कई बार कार्यवाहक सीजीआई को लेकर जो है कि प्रश्न पूछा जाता है। आर्टिकल 126 के तहत सुप्रीम कोर्ट में कार्यवाहक सीजीआई की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है जब सीजीआई पद रिक्त हो या सीजीआई कार्य करने में असमर्थ हो। सिंपल सी बात समझो। प्रश्न क्या आता है कि कार्यवाहक सीजीआई का जो पद है वो किस आर्टिकल में वर्णित है? आर्टिकल 126, पहला प्रश्न। दूसरा, कार्यवाहक सीजीआई की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, दूसरा प्रश्न। ठीक है, क्यों कार्यवाहक सीजीआई की नियुक्ति जो है कि राष्ट्रपति करता है? भैया जब सिंपल सी बात है कि जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय के द्वारा ही की जाती है और वही उनको शपथ दिलाते हैं, तो उनके स्थान पे भी अगर कोई व्यक्ति कार्यवाहक के तौर पे आ रहा है तो उनकी नियुक्ति भी तो राष्ट्रपति करेंगे, उनको शपथ भी तो राष्ट्रपति ही दिलाएंगे ना, तो इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। बस कार्यवाहक इसलिए आ रहा है क्योंकि वर्तमान जो मौजूदा जो है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उनका पद या तो रिक्त पड़ा है या वो इस समय कार्य करने की स्थिति में नहीं है। वहां पे वरिष्ठ न्यायाधीश अपने आप सीजीआई नहीं बन जाएगा जब तक राष्ट्रपति उसको अपॉइंट ना करे।
आगे देखते हैं कॉलेजियम व्यवस्था। आइए कॉलेजियम व्यवस्था के बारे में बात कर लेते हैं। देखो क्या क्या है ये समझो। यह एक 5 सदस्यीय निकाय है। पहली चीज, कितने सदस्य इसमें शामिल होते हैं? 5 सदस्य, जिसमें कौन कौन होंगे? एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे ही रहेंगे सिंगल, एंड 4 वरिष्ठ न्यायाधीश भी रहेंगे, 4 वरिष्ठ न्यायाधीश भी रहेंगे। तो यह एक 5 सदस्यीय निकाय होता है जिसमें सीजीआई रहेंगे और 4 वरिष्ठ न्यायाधीश भी रहेंगे। अध्यक्षता कौन करेगा? जब सीजीआई इसमें शामिल है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही अध्यक्षता करेंगे। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है या फिर हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का स्थानांतरण होता है राष्ट्रपति के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम की सिफारिश पर होता है। अब ध्यान से समझना प्रश्न कैसे बनता है। प्रश्न बनेगा कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के लिए कॉलेजियम व्यवस्था का रोल होता है, बिल्कुल होता है। कितने सदस्य होते हैं? 5 होते हैं। अध्यक्षता कौन करता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कॉलेजियम व्यवस्था का प्रयोग हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए भी होता है और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के स्थानांतरण के लिए भी होता है। कई बार ये बच्चे गलती कर देते हैं कि सर हमने न्यायाधीशों की नियुक्ति तो पढ़ी है लेकिन ट्रांसफर के लिए भी कॉलेजियम व्यवस्था रोल प्ले करती है, ये नहीं पढ़ा था कहीं पे। बिल्कुल सर, अगर एक हाई कोर्ट से ट्रांसफर करके दूसरे हाई कोर्ट में अगर जस्टिस को भेजना है, चाहे वो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस हो या फिर हाई कोर्ट का कोई न्यायाधीश हो, वरिष्ठ न्यायाधीश भी, उनका ट्रांसफर भी कॉलेजियम व्यवस्था से ही किया जाएगा। उसके बाद ही राष्ट्रपति उस पर साइन करते हैं, राइट। और तो और एक और बात कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1993 में अपनाया गया था, सेकंड जजेसवाद में जो है कि अपनाया गया था कॉलेजियम व्यवस्था को। अब आ जाते हैं एनजेएसी पे। ये भी एक विवाद आपने सुना होगा, बिल्कुल, कि सर नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक था, उसको हटा दिया, क्या है मामला? आ जाओ। देखो संविधान में 99 संविधान संशोधन किया गया 2014 में, ठीक है। और ये व्यवस्था की गई कि यार सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत जो कॉलेजियम बना है ना 1993 से, वो ज्यादा पावरफुल है और नियुक्ति करने का काम तो कार्यकारी का होता है, मतलब कार्यपालिका का होता है। एटलीस्ट नियुक्ति करने की शक्ति तो कार्यपालिका के पास रहनी चाहिए। यही सोचकर पार्लियामेंट में क्या किया गया? 99 संवैधानिक संशोधन लेके आया गया 2014 में कि भैया सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट यानी कि न्यायपालिका को कंट्रोल करो, सबसे पहले यही प्रावधान हुआ। लेकिन तू डाल तो मैं पात, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार महोदय अगर आप डाल खेल रहे हो तो हम पात खेलेंगे, मतलब आप जितने होशियार हो उससे कई गुना होशियार हम लोग हैं। उन्होंने कहा सुप्रीम मतलब कि संसद ने कि सीजीआई पदेन अध्यक्ष होंगे इसके एनजेएसी के, मतलब कि अपने तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे, जब इसमें अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया चलेगी तो यहाँ पर ही पदेन अध्यक्ष रहेंगे। सीजीआई के साथ 2 और वरिष्ठतम न्यायाधीश को भी पदेन सदस्य के रूप में माना जाएगा, बिल्कुल सही बात है। और जबकि कॉलेजियम में क्या था? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अध्यक्ष तो थे ही थे, 4 और वरिष्ठ न्यायाधीश भी इसमें शामिल थे। तो ये बात हो गई। संघ के विधि और न्याय मंत्री पदेन सदस्य होंगे। तो टोटल, और साथ ही साथ प्रधानमंत्री, सीजीआई, विपक्ष के नेता जो लोकसभा में विपक्ष के नेता होंगे, इनकी समिति के द्वारा 2 सदस्य और मनोनीत होंगे। ये पूरी प्रक्रिया उन्होंने रखी। अब जैसे मान लो यूपीपीसीएस पूछ ही ले डायरेक्ट प्रश्न कि जरा सीजीआई की पूरी संरचना बता दो, मतलब सॉरी एनजेएसी की पूरी संरचना बता दो, तो क्या क्या संरचना बताओगे? कि सर 2014 में इसको लाया गया, इसमें सीजीआई पदेन अध्यक्ष हैं, 2 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश भी पदेन सदस्य हैं, साथ ही साथ संघ के विधि और न्याय मंत्री भी पदेन सदस्य हो गए, प्लस प्रधानमंत्री, सीजीआई और लोकसभा के विपक्ष नेता के द्वारा एक कमेटी बनाई जाएगी और ये 2 सदस्यों को मनोनीत भी करेंगे। तो टोटल कितने सदस्य हो गए? 1 सीजीआई, 2 वरिष्ठ न्यायाधीश, 1 कानून मंत्री और 2 अन्य सदस्य। तो टोटल हो गए 6 लोग जो है कि इस एनजेएसी में शामिल होंगे। कितने होंगे? फिर से रिपीट करता हूं, 1 सीजीआई, 2 वरिष्ठ न्यायाधीश, 1 कानून मंत्री और 2 अन्य सदस्य जो मनोनीत किए जाएंगे। टोटल कितने हो गए? 6 लोग हो गए, ठीक है। तो इस तरीके की ये प्रक्रिया थी। लेकिन उम्मीदों पर सारा पानी फिर गया। वो कहते हैं ना, दिल के अरमान आंसुओं में बह गए। एनजेएसी 99 संवैधानिक संशोधन अधिनियम को सुप्रीम कोर्ट ने उठाया और पटक दिया रद्द करके। बोले ये सब रद्द करो, ये सब सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता और मूल ढांचे के खिलाफ है। तो 16 अक्टूबर 2015 को निर्णय आया कि भैया ये रद्द करो, ये वैलिड नहीं है। तुरंत उन्होंने रद्द कर दिया, खत्म कहानी हो गई। अब आ जाओ एक और प्रश्न। आपने इससे पहले पढ़ा कार्यवाहक सीजीआई, आर्टिकल 126 में पढ़ा। आर्टिकल 127 में क्या कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट में कोरम या गणपूर्ति पूरा न होने पर सीजीआई द्वारा राष्ट्रपति की पूर्व सहमति एवं संबद्ध हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके सुप्रीम कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नामित किया जा सकता है। और ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से फंसते हैं अक्सर बच्चे यूपीएससी में भी, पीसीएस में भी, कि तदर्थ न्यायाधीश का प्रावधान केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में है। तदर्थ न्यायाधीश क्या है? एडहॉक न्यायाधीश। एडहॉक न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में अगर हमें लाना है तो जाहिर सी बात है हम नीचे की कोर्ट से लाएंगे और हाई कोर्ट से ही ला सकते हैं। अच्छा, हाई कोर्ट में भी अगर मैं कह दूं कि आप वहां भी एडहॉक
जो है कि एडहॉक न्यायाधीश को या तदर्थ न्यायाधीश को नियुक्त कर सकते हैं। तो भैया वो क्या करोगे, या तो फिर आप नीचे वाली अदालत से लोगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेने का कोई प्रावधान ही नहीं है क्योंकि उनकी नियुक्ति राज्यपाल कर रहा है, वहां सुप्रीम कोर्ट का कोई रोल प्ले ही नहीं होता है, इसलिए उनमें वैलिड नहीं होता है। एडहॉक न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में ही केवल क्यों आते हैं, क्योंकि जब उनका कोरम पूरा नहीं होता है प्रक्रिया को संचालित करने के लिए तो राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेते हैं। ध्यान देना इस बात को कि सीजीआई क्या करेंगे, राष्ट्रपति से पूर्व सहमति जरूर लेंगे, और उसका जिस हाई कोर्ट से न्यायाधीश को बुलाना होगा ना, वहां के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे उस हाई कोर्ट के, उनसे भी परामर्श करेंगे, राज्यपाल से नहीं। प्रश्न में आ जाएगा कि क्या राज्यपाल से भी परामर्श करते हैं? नहीं सर, राज्यपाल का कोई रोल ही नहीं है हाई कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होता है। बस एक रोल है, राज्यपाल हाई कोर्ट के न्यायाधीश को शपथ दिलाते हैं, बस नियुक्ति प्रक्रिया में कोई रोल नहीं है। इसलिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राष्ट्रपति की पूर्व सहमति लेंगे, जिस हाई कोर्ट से न्यायाधीश को लेकर आएंगे वहां के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श करेंगे, और चुपचाप दोनों लोगों से सहमति लेकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तदर्थ न्यायाधीश के रूप में अपॉइंट कर देंगे। क्यों? क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट में कोरम पूरा नहीं हो रहा है, गढ़पूर्ति अधूरी रह जा रही है, और तदर्थ न्यायाधीश का प्रावधान केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में होता है, ये बात ध्यान रखना। जबकि दो और वर्ड है, अतिरिक्त यानी एडिशनल और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान आर्टिकल 224 के तहत हाई कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में नहीं है। आप कहोगे सर एक्टिंग, और ये क्या था? देखो ये कार्यवाहक चीफ जस्टिस है, कार्यवाहक चीफ जस्टिस है, लेकिन यहां पे केवल कार्यकारी न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश नहीं बन रहा वहां का हाई कोर्ट का, केवल न्यायाधीश है। तो एडिशनल वर्ड आ जाए, एक्टिंग वर्ड आ जाए, ये दोनों ही हाई कोर्ट में ही केवल वैलिड है, सुप्रीम कोर्ट में नहीं। लेकिन जब आपका एडहॉक न्यायाधीश हो जाए तो ये केवल सुप्रीम कोर्ट में वैलिड होते हैं। ये तीन लाइनें ना बहुत इंपॉर्टेंट है, दिमाग में बैठा लो, क्योंकि यहां से प्रश्न बनता है। ठीक है, आर्टिकल 128 के तहत देखो, 126 पढ़ा, 127 पढ़ा, 128 के तहत सीजीआई राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को, हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के पद पर कार्य करने हेतु बुला सकते हैं। अगर आप एक तरीके से नजर दौड़ाओ तो 126 भी कुछ ऐसा ही कह रहा था, 127 भी कुछ ऐसा ही कह रहा है, 128 भी कुछ ऐसा ही कह रहा है। 126 में कहा गया कार्यवाहक सीजीआई ले सकते हैं, 127 में कहा गया कि अगर गढ़पूर्ति पूरी नहीं हो रही तो हाई कोर्ट से एक तदर्थ न्यायाधीश को बुला लो। 128 में कहा जा रहा है कि सीजीआई राष्ट्रपति से अनुमति लेकर सुप्रीम कोर्ट का अगर कोई सेवानिवृत्त हो चुका है या हाई कोर्ट का कोई सेवानिवृत्त हो चुका है तो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के पद पर कार्य करने हेतु बुला सकता है। अभी आपने एक ऊपर पढ़ा था, एक लाइन पढ़ी थी आर्टिकल 124 के 7 क्लॉज में कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश सेवानिवृत्त होने के पश्चात किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में कैसे कर रहे हैं? तो सुप्रीम कोर्ट में ऐसे कर रहे हैं क्योंकि सीजीआई अपनी मनमानी नहीं कर रहे हैं, बल्कि राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति ले रहे हैं, तब वहां के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को बुला रहे हैं। तो एक एक्सेप्शन के रूप में ये बुलाया जा रहा है। ठीक है, अब आ जाते हैं एक और इंपॉर्टेंट कि आर्टिकल 137 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णयों का पुनर्विलोकन करता है, और आर्टिकल 226 के अनुसार हाई कोर्ट भी अपने निर्णयों का रिव्यू करता है। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट से गलती नहीं हो सकती है भाई, कई ऐसे केसेस हैं जिसमें 10-10 साल पुराने जो है कि डिसीजन को रिव्यू किया गया दोबारा रिव्यू पिटीशन के माध्यम से। तो उसमें कौन से संविधान के संशोधन में यह प्रावधान दिया हुआ है? तो आर्टिकल 137 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट अपने जस्टिस पे मतलब अपने डिसीजन पर रिव्यू कर सकता है, और हाई कोर्ट भी आर्टिकल 226 के तहत अपने डिसीजन पर रिव्यू कर सकता है। और यही वजह है कि इसमें रिट भी आती है, फंडामेंटल राइट भी आती है, और ये भी आती है। इस वजह से इसको भी आधारभूत ढांचा माना गया है, इस आर्टिकल को। कई बार आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। ठीक है, आगे देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट में संवैधानिक पीठ के गठन हेतु न्यूनतम 5 न्यायाधीश अनिवार्य हैं, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का होना अनिवार्य है। यह क्या कह रहा है कि जब भी किसी विशेष मुद्दे पर, जब भी किसी विशेष निर्णयों पर अगर संवैधानिक पीठ को गठित करना होता है ना, तो संवैधानिक पीठ गठित करने के लिए न्यूनतम 5 न्यायाधीश होने अनिवार्य हैं। ठीक है, उससे कम पे नहीं हो सकते, और उसमें भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का होना अनिवार्य है। आगे बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के कुछ क्षेत्राधिकारों के बारे में हम बात करेंगे। अभी तक जितना भी आपने पॉइंट पढ़ा, आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड हमने लगभग सभी पॉइंट को बड़ा सिस्टमैटिक तरीके से कवर किया कि यार यहां से बाहर कोई एग्जाम में प्रश्न आएगा ही नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, अभी तो और टॉपिक है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट भी हम लोग पढ़ेंगे, फिर इसके बाद हम लोग हाई कोर्ट भी पढ़ने का पूरा प्रयास करेंगे कि अगर समय से पहले कवर हो जाता है। चलो तो आगे बात करें सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार की। देखो क्षेत्राधिकार में क्या क्या आता है, ज्यूरिडिक्शन में क्या क्या,
सबसे पहली चीज कि आर्टिकल 131 कहता है कि मूल या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, ठीक है, ये क्षेत्राधिकार केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट के पास ही होता है। मूल प्रारंभिक क्षेत्राधिकार कह सकते हो, जिसमें संघ एवं राज्यों के मध्य अगर किसी प्रकार का विवाद होता है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार यानी कि केंद्र और राज्य में कोई भी विवाद होता है तो सुप्रीम कोर्ट ही केवल सुनवाई करेगी, हाई कोर्ट के पास ये अधिकार ही नहीं है। और विभिन्न राज्यों के मध्य अगर कोई विवाद होता है, अर्थात 2 राज्य आपस में लड़ जाते हैं, 3 राज्य आपस में लड़ जाते हैं, तो भी यहां पर केवल और केवल सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी, और इसीलिए ये इसकी मूल या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार होता है। इसमें किसी भी प्रकार का हाई कोर्ट के पास शक्ति नहीं होती है। राइट, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि ये अल्टीमेटली संघवाद के ढांचे को बचाना होता है। यहाँ पे संघवाद के ढांचे में केंद्र और राज्यों की भूमिका समान होती है, तो इसको बचाना होता है आर्टिकल 131 में। फिर उसके बाद आर्टिकल 132, 133, 134, 136, 35 को भी होल्ड कर रखा मैंने। 132 से लेकर 136 में अपीलीय क्षेत्राधिकार है। किस किस प्रकार की अपीली होगी, सुप्रीम कोर्ट में किस प्रकार की अपील कर सकते हो, देखते हैं। 132 कहता है कि संवैधानिक मामलों में हाई कोर्ट के निर्णयों के विरुद्ध अपील की जा सकती है। मान लो हाई कोर्ट ने किसी ऐसे मुद्दे पर डिसीजन दे दिया जिसमें संवैधानिक पहलू छिपा हुआ था, लेकिन उसने डिसीजन दे दिया। अगर लगता है वादी को या अभियुक्त को, किसी को भी लगता है कि भैया ये जो है कि सही तरीके से निर्णय नहीं आया, तो सुप्रीम कोर्ट में जाके आर्टिकल 132 का प्रयोग करते हुए कि साहब ये संवैधानिक मामला है, इसमें हाई कोर्ट ने ये डिसीजन दिया है जो कि शायद वैलिड नहीं है या जो कि संविधान के मूल्य और आदर्शों के खिलाफ है, आप तुरंत अपील करिए, सुप्रीम कोर्ट सुनना शुरू कर देगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास ही तो अंतिम अथॉरिटी होती है। प्लस आगे बात करते हैं, आर्टिकल 133 में क्या है, अगर कोई दीवानी मामला है, सिविल मामला है, और इसमें भी हाई कोर्ट के निर्णयों के विरुद्ध अपील कर सकते हो। अब सिविल या दीवानी का मतलब क्या होता है, जैसे उत्तराधिकार हो गया, विवाह हो गया, तलाक हो गया, संपत्ति हो गई, प्रॉपर्टी का कोई मामला हो गया, विवाद हो गया, तो इसमें आप आ सकते हो। आर्टिकल 134 का प्रयोग करके आप फौजदारी या आपराधिक मामलों में भी अपील कर सकते हो, जिसमें आपने चोरी, हत्या, मर्डर, रेप वगैरह इस तरीके के मामले जो भी होते हैं वो फौजदारी में आते हैं, और इसमें जो भी मामला है आप डायरेक्ट हाई सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो। आर्टिकल 136, दिस इज इंपॉर्टेंट, विशेष इजाजत के द्वारा अपील करना। इसमें सुप्रीम कोर्ट आपको एक विशेष इजाजत देता है, आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाओगे अपील करने, वो नहीं मानी जाएगी। जब सुप्रीम कोर्ट को लगेगा कि हाँ भैया मामला को जो है कि ज्यादा संगीन होता जा रहा है, मामला को ज्यादा संवेदनशील हो रहा है, तो स्वतः संज्ञान में लेते हुए विशेष इजाजत दे देगा अपील करने की, आर्टिकल 136 में। राइट, एक और आपने आर्टिकल पढ़ा है कि सर हमने 143 पढ़ा है, सलाहकारी अधिकारिता। ये क्या होता है, तो ये जो सलाहकारी क्षेत्राधिकार होता है ये भी केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में वैलिड होता है। राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक या विधिक मामलों पर सलाह लेना और सलाह मानना बाध्य नहीं होता है। ध्यान देना, ये क्या प्रोविजन करा, आर्टिकल 143 का प्रयोग करके सलाहकारी क्षेत्राधिकार होता है जो केवल सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई होता है। अब राष्ट्रपति ने मान लो कि संविधान बनने से पहले यानी कि 26 नवंबर 1949 से पहले के अगर किसी मामले को लेकर अगर कोई बात आती है, कोई डिस्प्यूट होता है जो ब्रिटिश भारत के अंतर्गत का है, तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट को जो सलाह है वो देना बाध्यकारी हो जाता है। ठीक है, अगर मान के चलो तो यहाँ पर क्या होता है कि जब संविधान के बाद का अगर कोई मामला है, जैसे संविधान लागू हो गया, संविधान निर्माण हो गया, उसके बाद के अगर किसी मामले पर विवाद होता है, किसी भी मामले पर राष्ट्रपति को सलाह चाहिए होती है, तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के ऊपर मतलब चीफ जस्टिस के ऊपर ये रहेगा कि भाई मेरी मर्जी है मैं दूं या मेरी मर्जी है न दूं। ध्यान से समझ लो मेरी बात, संविधान निर्माण होने से पहले अगर किसी मामले पर राष्ट्रपति के द्वारा सलाह मांगी जाती है तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को देना सलाह कंपल्सरी होता है, बाध्यकारी होता है। अगर राष्ट्रपति संविधान निर्माण के बाद अगर किसी मामले पर जो है कि मांगते हैं सलाह, तो सुप्रीम कोर्ट बाध्यकारी नहीं है सलाह देने के लिए। ये तो हो गया सुप्रीम कोर्ट का पहलू, लेकिन इन दोनों ही पहलू में अगर सलाह देता है सुप्रीम कोर्ट तो राष्ट्रपति महोदय क्या करेंगे उस सलाह का, बाध्यकारी नहीं है, सलाह मानना बाध्यकारी है ही नहीं राष्ट्रपति के लिए, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, हालांकि इसी को लेकर कई बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एटलीस्ट आप हमें रीजनेबल जो है कि एक रीजन लिख के दे दिया करिए कि सर हम इस आधार पर हम आपकी सलाह नहीं मान रहे, क्योंकि कम से कम मेरा भी तो वजूद बना रहना चाहिए ना। मैं कोई हाथ की कठपुतली थोड़े हूं कि मैं अपना खोजबीन करके सारा मेहनत करके आपको सलाह दूं और आप लास्ट में कह दो कि मैं सलाह नहीं मानूंगा। तो कम से कम इस पे एक रीजनेबल लिखित जो है कि रूप में दीजिए कि इन आधारों पे मैं आपकी सलाह नहीं मानने चाह रहा हूं। मैं मतलब बाध्यकारी तो नहीं है, वो तो ठीक है, संवैधानिक प्रावधान है, लेकिन आप लिख के तो दे दो। तो ये चीजें हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल 32 क्या करता है, तो फंडामेंटल राइट पे रिट क्षेत्राधिकार है सुप्रीम कोर्ट का, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण, जिसको हमने फंडामेंटल राइट में पढ़ लिया। आर्टिकल 129 एंड 142 अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति है। ये दंडित यहाँ पे गलत लिखा है, इस तरीके से दंडित करने की शक्ति मतलब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अगर
किसी भी प्रकार की अवमानना की जाती, चाहे न्यायाधीश के आचरण को लेकर, चाहे निर्णय को लेकर, तो व्यक्ति को दंडित किया जाएगा आर्टिकल 129 और आर्टिकल 142 का प्रयोग करके। आगे देखते हैं, आर्टिकल 129 के अंतर्गत क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होता है। इसका मतलब हो गया रिकॉर्ड न्यायालय। अभिलेख न्यायालय का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई डिसीजन दिया है तो उस डिसीजन को सभी हाई कोर्ट्स और सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स उसे फॉलो कर सकती है एज अ रिकॉर्ड के रूप में, अभिलेख के रूप में, कि हाँ इस साल जो है कि 10 साल पहले, 15 साल पहले, 10 साल, 5 साल, 2 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन दिया था और सेम इससे संबंधित ये मुद्दा है, तो हम इसमें सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को ही सही मानेंगे और उसी आधार पर अपना डिसीजन देंगे। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी कोर्ट के द्वारा अगर सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड न्यायालय की अवहेलना की गई, अवमानना की गई, तो भी उसे दंडित किया जाएगा। इसलिए 129 के तहत अभिलेख न्यायालय को न मानने के आधार पर अवमानना मानी जाती है। और आर्टिकल 215 के तहत हाई कोर्ट भी एक अभिलेख न्यायालय होता है। ध्यान देना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कभी अभिलेख न्यायालय नहीं माना जाता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अभिलेख न्यायालय नहीं होता है। ठीक, इस बात को ध्यान से समझ गए। और दोनों आर्टिकल के तहत अवमानना हेतु दंड की शक्ति प्राप्त है। अब आते हैं आगे, संविधान में सिविल और आपराधिक अवमानना परिभाषित नहीं है। मैंने फिर कहा कि संविधान में किसी भी शब्द की परिभाषा नहीं दी गई, बस नाम दे दिया है, वर्णन कर दिया है, मतलब परिभाषित नहीं किया गया है। ठीक है, ये चीज हो गई। और इसकी परिभाषा संसद द्वारा पारित न्यायालय अवमानना अधिनियम 1971 में वर्णित है। अभी हमने पढ़ा था कि न्यायाधीशों की जांच अधिनियम 1968, वहां पे न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया की सारी वर्णन किया गया, लेकिन यहाँ पे न्यायालय की अवमानना से संबंधित एक अधिनियम दिया है 1971 में, जिसमें अगर आम पब्लिक या कोई भी सरकारी व्यक्ति, कोई भी पद पे व्यक्ति अगर न्यायपालिका की अवमानना कर रहा है तो उसकी जांच 1971 के अधिनियम से की जाएगी और फिर उसको दंडित किया जाएगा। आर्टिकल 130 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई दिल्ली के अलावा अन्य स्थानों पर सीजीआई कर सकता है, बशर्ते राष्ट्रपति से उसकी अनुमति लेनी आवश्यक है या राष्ट्रपति के अनुमोदन पर ही की जा सकती है। बात समझ में आ गई यहाँ तक? आगे देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने अनुल्लंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किया। किन किन आर्टिकल को, यानी बेसिक स्ट्रक्चर या फिर आधारभूत ढांचा किस किस आर्टिकल घोषित किया है? आर्टिकल 32 क्योंकि इसमें फंडामेंटल राइट की रेट है, आर्टिकल 226 हाई कोर्ट भी इसका प्रयोग करती है और आर्टिकल 227 को भी आधारभूत ढांचा माना गया है। कई बार होता है, प्रश्न आता है, ये आपने पीवाईक्यूज में करे होंगे, कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक ढांचे में शामिल नहीं है? आर्टिकल 32, आर्टिकल 226, आर्टिकल 226, मतलब आर्टिकल 227 और आर्टिकल जो है कि 312 या 810, कोई भी कर दो, 810 तो खैर नहीं है, 225 कुछ भी कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर 32, 226, 227 तीनों ही उसके संवैधानिक ढांचा, मतलब आधारभूत ढांचा माने गए हैं। 227 में क्या प्रोविजन है ये जरा जान लो। हाई कोर्ट अधीनस्थ न्यायालय पर अधीक्षण की शक्ति रखता है। अधीक्षण मतलब रिव्यू करने की शक्ति रखता है कि किसी भी मामले में कहीं हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कोई या अधीनस्थ न्यायालय कोई अपनी मनमानी तो नहीं कर रहे हैं, और ये उसकी एक ऐसी शक्ति है जिससे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को कंट्रोल कर सकता है कि कहीं कोई गलत डिसीजन या गलत तरीके की प्रक्रिया संचालित न हो रही हो। इसलिए ये भी एक उसकी आधारभूत ढांचा हो जाएगा जिसमें संसद परिवर्तन नहीं कर सकती। अब आ जाते हैं कुछ वाद के बारे में, जैसे गोलकनाथ वाद 1967 में आता है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फंडामेंटल राइट व्यक्ति को जैसा उसे अच्छा लगे अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार कर सकता है, इसका अधिकार देती है। संविधान की व्याख्या संबंधी विवाद सुप्रीम कोर्ट के पास लाए जा सकते हैं, जो कि अपीली क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। कौन सा अपीली क्षेत्राधिकार? आर्टिकल 132। यहाँ पे रिवाइज करो कि आर्टिकल 132 संवैधानिक मामलों में हाईकोर्ट के निर्णय के विरुद्ध अपील कर सकते हो, अर्थात अगर संविधान से संबंधित कोई विवाद है तो सुप्रीम कोर्ट के पास लाया जा सकता है अपीली क्षेत्राधिकार आर्टिकल नंबर 132 के तहत। फिर और आगे आते हैं, आर्टिकल 142 भी बहुत चर्चा में रहता है। 143 तो सलाहकारी हो ही गया, 142 भी बहुत चर्चा में रहता है। इसमें एब्सोल्यूट जस्टिस की बात की जाती है, पूर्ण न्याय की शक्ति सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है, एब्सोल्यूट जस्टिस इसमें होता है। आगे देखते हैं, आर्टिकल 13, 32, 131 से 136 तक, यानी 131, 132, 134, 136 और आर्टिकल 143, 145, 226, 227, 245, 246 और 372 आदि के उपबंध न्यायालयों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुडिशियल रिव्यू की शक्ति प्रदान करते हैं। केवल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को, इसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं आते हैं। यानी ये वो सारे प्रोविजंस हैं जिससे जुडिशियल रिव्यू होता है। सिंपल भाषा में कहें कि अगर किसी संसद ने, मतलब संसद ने आर्टिकल 368 संवैधानिक संशोधन का प्रयोग करके
करके कोई कानून बनाया है, वो कानून लीगल है या फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं कर रहा है या आधारभूत ढांचे का वायलेशन नहीं कर रहा है, इन सभी चीजों की जांच एक तो आर्टिकल 13 का प्रयोग करके, एक आर्टिकल 32 का प्रयोग करके, एक आर्टिकल 226 का प्रयोग करके जांच की जाती है कि ये कोई भी नियम फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट नहीं होने चाहिए। ऐसे ही बहुत सारे जो है कि आर्टिकल हैं। न्यायिक पुनरावलोकन यानी कि जुडिशियल रिव्यू भारत एवं यूएसए दोनों में प्रचलित है, क्योंकि यूएसए से ही ये कॉन्सेप्ट आया। अब आ जाते हैं आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से 2 विषयों पर परामर्श कर सकते हैं, जो पीछे मैंने क्लास में मतलब पिछले अभी 10-15 मिनट पहले पूरा डिस्कस किया डिटेल से। क्या क्या मामले कि संविधान निर्माण होने से पूर्व जो भी संधि समझौते हों उनमें जो है कि लिया जा सकता है सलाह, जैसे नेपाल से कोई संधि हुई, ब्रिटिश से कोई हुई, चाइना से कोई हुई, संविधान निर्माण होने से पहले जब ब्रिटिश भारत था उस समय के मामले पर, तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट को परामर्श देना अनिवार्य हो जाता है। लेकिन संविधान निर्माण होने के पश्चात यानी 26 जनवरी 1950 लागू होने के बाद आज तक 75 सालों में किसी भी मामले पे सुप्रीम कोर्ट से वो लोक महत्व पर परामर्श मांग सकते हैं, लेकिन यहां पर परामर्श देना अनिवार्य नहीं है सुप्रीम कोर्ट को, और दोनों ही केसेस में परामर्श को मानना राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं होता है। इतनी बात समझ में आ गई। एक और बात जो अभी तक आपने नहीं पढ़ी होगी, जब परामर्शी अधिकारिता की बात करते हैं तो यहाँ पे न्यूनतम 5 सदस्यीय पूर्ण पीठ बैठती है। यानी जब राष्ट्रपति 143 का प्रयोग करके सुप्रीम कोर्ट से अगर कोई परामर्श मांग रहा होता है तो यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया केवल अकेले परामर्श नहीं देते हैं, बल्कि इसके लिए वो एक संवैधानिक पीठ का गठन करते हैं। किसका गठन करते हैं? संवैधानिक पीठ का गठन करते हैं। क्यों? क्योंकि कार्यपालिका के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति यानी कि सर्वप्रमुख व्यक्ति, सर्वप्रथम व्यक्ति ने जो है कि सलाह मांगी है संविधान के आर्टिकल का प्रयोग करके, तो हम ऐसी मौखिक या केवल कोटा पूर्ति वाली सलाह नहीं दे सकते हैं। वहां पे हमें संवैधानिक पीठ का गठन करना जरूरी है, जो कि 5 सदस्य कम से कम रहेंगे, उससे अधिक सदस्य भी हो सकते हैं। अब यहां पर संवैधानिक पीठ सुनवाई करती है। बात समझ में आ गई। अब यहां पर एक और वर्ड आता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, यानी कि विधि की सम्यक प्रक्रिया। विधि मनमानी एवं तर्कहीन नहीं होनी चाहिए। विधि मनमानी और तर्कहीन नहीं होनी चाहिए। सम्यक प्रक्रिया का मतलब क्या होता है कि उचित प्रक्रिया होना, तार्किक प्रक्रिया होना। तो विधि मनमानी एवं तर्कहीन नहीं होनी चाहिए। विधि निर्माण उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए निष्पक्ष एवं युक्तिपूर्ण न्याय संगत होनी चाहिए। विधि का जो निर्माण हो रहा है वो उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए निष्पक्ष होनी चाहिए, युक्तिपूर्ण होनी चाहिए, लॉजिकल होनी चाहिए, न्याय संगत होनी चाहिए। इस प्रक्रिया में नैसर्गिक या प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत सुनिश्चित होना चाहिए। इसे सर्वप्रथम यूएसए के संविधान में अपनाया गया था। भारत में मेनका गांधीवाद में अपनाया गया था। भारत में मेनका गांधीवाद में अपनाया गया था। ठीक है, जब 1978 का जब वाद हुआ था, जब वो फॉरेन में जा रही थी, विदेश में घूमने जा रही थी, तो वहां पे उनका वीजा जब्त कर लिया गया और उनको प्लेटफॉर्म पे ही रोक लिया गया। प्लेटफॉर्म कह रहा हूं, एयरपोर्ट पे। ठीक है, तो ये चीजें। केंद्रीय कानूनों को की संवैधानिक वैधता की जांच सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट दोनों कर सकती है। ध्यान देना, और दोनों ही यानी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट विधि को असंवैधानिक घोषित कर सकती है। अब आपके प्रश्न में आएगा दिमाग में कि सर जो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि पार्लियामेंट, जो कार्यपालिका ये जो भी कानून बनाती है, उनकी संवैधानिकता आर्टिकल 13, आर्टिकल 32 के तहत जांच करने का अधिकार किसको है? केवल सुप्रीम कोर्ट को है या केवल हाई कोर्ट को या दोनों को है? तो मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को है, वो संवैधानिक वैधता उसकी जांच कर सकती है। ये दिमाग में कभी मत लाना कि हाई कोर्ट केवल और केवल राज्य कानूनों का रिव्यू करता है। नहीं, राज्य का तो करेगा ही करेगा, सेंट्रल का भी कर सकता है। कुछ वाद हैं जो डायरेक्ट प्रश्न बन जाते हैं, जैसे ए.के. गोपालन वाद जो 1951 में आया था, निवारक निषेध की प्रक्रिया इसमें थी। रोमेश थापर वाद जो स्वतंत्र भाषण पर रोक से संबंधित बात था। शंकरी प्रसाद वाद संविधान संशोधन की शक्ति संसद की है, उसके ऊपर केस आया था। चंपकम दुराई राजनवाद शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु समानता की बात थी। आर्टिकल जो है कि जोड़े गए थे, जिसमें 15(4), 16(4) इस तरीके से। अब आ जाते हैं इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद जो 1992 में आया था। सरकारी नौकरी में ओबीसी आरक्षण से संबंधित था। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद 1992 में आया था। सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई का क्रम, ये कुछ हमारा अतिरिक्त पाठ है, क्योंकि इससे भी कई बार बिहार पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस जैसे आयोग प्रश्न पूछ लेते हैं। जैसे सबसे पहले जो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने थे, हीरालाल जे कानिया बने थे। फिर एम पतंजलि शास्त्री जी 2nd नंबर पे आए थे। मेहर चंद महाजन 3rd नंबर पे आए थे। बीजन कुमार मुखर्जी 4th नंबर पे आए थे। और सुधीर रंजन दास 5th नंबर पे आए थे। देखो टोटल देखा जाए तो 50-52 जो है कि चीफ जस्टिस हो चुके हैं। सबको तो याद नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट शुरू के जो है कि 5 कम से कम याद रहे क्रम वाइज। आप देखो ना, राष्ट्रपति को पूछा जाता है, प्रधानमंत्री को पूछा जाता है, उपराष्ट्रपति को पूछा जाता है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को भी तो पूछा जाता है। तो क्या पता 2026 में यहीं से कोई प्रश्न आ जाए। तो एटलीस्ट स्टार्टिंग के 5 पता रहने चाहिए। एच.जे. कानिया तो सबने पढ़ रखा है, हीरालाल कानिया।
एम पतंजलि शास्त्री, मेहरचंद महाजन, बिजन कुमार मुखर्जी और सुधीर रंजन दास। ये टॉप 5 हो गए। उसके बाद हमने लास्ट से ले लिया, जैसे 48 नंबर पे एनवी रमन्ना, उदय यूयू ललित जिसको कहता है, उदय उमेश ललित 49, डीवाई चंद्रचूड़, ठीक है, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ 50 और संजीव खन्ना 51, बीआर गवई 52। ये बीआर गवई वही है जिनके ऊपर जूता उछालने का मामला आया था कि एक दलित व्यक्ति अगर सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनना है तो उस पर किस तरीके से कुछ लोगों ने अभद्र काम किया। और सूर्यकांत जी वर्तमान में 53 नंबर पे मौजूद हैं। तो ये टोटल जो है कि आपको एटलीस्ट पता रहे। एक और महिलाओं से समझ, नवंबर 2025 तक सुप्रीम कोर्ट में कुल 11 महिलाएं न्यायाधीश हो चुकी हैं। फातिमा बीबी सबसे पहले होती है 1989 से लेकर 1992 तक। फातिमा बीबी पहली महिला थी जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, मतलब सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनी। हालांकि इससे पहले ये केरल या फिर कर्नाटक, मैं थोड़ा सा डाउट में हूं, इसमें जरा आप कंफ्यूजन दूर कर लीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि केरल हाई कोर्ट या फिर कर्नाटक हाई कोर्ट में न्यायाधीश रह चुकी थी। ठीक है, वहां से ये फिर सुप्रीम कोर्ट आती, पहली महिला थी। सुजाता मनोहर, रूमा पाल, ज्ञान सुधा मिश्रा, रंजना प्रकाश देसाई, आर बानुमति, इंदु मल्होत्रा और इंदिरा बनर्जी ये महिलाएं, और साथ ही साथ हिमा कोहली, बेला एम त्रिवेदी, बीवी नागरत्ना जो 2021 से 2027 तक यहाँ पे क्या है, न्यायाधीश के पद पर रहेंगी, बीवी नागरत्ना। तो ये कुछ ऐसी 11 महिलाएं हैं जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में कार्य कर रही हैं, जिसमें या कार्य कर चुकी हैं। तो फातिमा बीबी जी का भी प्रश्न आया था जब हाल ही में उनका निधन हुआ था, याद होगा, आरओ में या तो पीसीएस में आया हुआ था 23-24 में। अब आगे बात करते हैं पीआईएल के बारे में, बात करते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। लोकहित याचिका को प्रारंभ एवं प्रोत्साहन देने का श्रेय जाता है पीएन भगवती जी को और वीआर कृष्णा अय्यर को। ठीक है, देखो वीआर कृष्णा अय्यर उस समय क्या थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, लेकिन मुख्य रूप से प्रपोजल जो लेके आए तो पीएन भगवती साहब लेकर आए थे, इसलिए इन्हीं को ज्यादा क्रेडिट दिया जाता है। ऑप्शन में अगर ये दोनों आ जाते हैं तो आपको ये चूज करना है, जहां पर अगर मोर देन वन ऑप्शन नहीं आ रहा है तो पीएन भगवती पहली प्रायोरिटी रहेंगी। पीआईएल को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में प्रस्तुत किया जा सकता है, हालांकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील नहीं की जाती है। न्यायिक सक्रियतावाद को न्यायिक जोखिमवाद किसने कहा, तो पूर्व सीजीआई एएस आनंद साहब ने कहा कि जुडिशियल एक्टिविज्म जो है वो कहीं ना कहीं जुडिशियल एडवेंचर ना हो जाए, जोखिमवाद ना हो जाए, ये पूर्व सीजीआई एएस आनंद जी ने कहा। न्यायिक सक्रियता मुख्य रूप से जनहित याचिका से संबंधित है और पीआईएल का प्रारंभ यूएसए में ही हुआ था। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होती, ये आर्टिकल 348 में वर्णित है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को पिंजराबंद तोता कोयला आवंटन घोटाले वाद में कहा, और विशाखावाद 1997 में जो आया वो कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित है, जिसके बारे में फिर डिसीजन भी लिए गए। तो विशाखावाद अगर आपसे पूछेगा तो यौन उत्पीड़न बताना है। जरा कॉमेंट करके बताओ कि कल मैंने आपको बताया था राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई 2005 आया था, तो इसमें भी एक महिला के नाम से मैंने एक केस का नाम बताया था, वो जरा आप लोग कॉमेंट करना। ठीक है, चलो मैं ही बताता हूं, नमित शर्मा का केस याद है, ठीक है, ये आरटीआई से संबंधित था। फिर भी अगर आपको डाउट हो तो कल की वीडियो देख लेना। तो ये हो गई आज की आपकी क्लास। तो आज जरा कोर्ट के मामले में फंसे थे, तो कोर्ट वाली प्रक्रिया से डायरेक्ट राज्यपाल पे आना ठीक नहीं है, तो थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेना, याद कर लेना, और कल की क्लास में हम लोग मिलेंगे राज्यपाल। और आज मैं दोपहर में आप लोगों को यूपी स्पेशल पेपर 5 की नेक्स्ट क्लास लेकर आ रहा हूं। साथ ही साथ आज सबसे इंपॉर्टेंट एक क्लास होगी शाम को एसए पर, जो मेंस 2025 के बच्चे हैं, मेंस 2026 की भी तैयारी करें, तो एसए कैसे करना है, हिंदी कैसे करना है, इन पर हम धीरे धीरे एक एक वीडियो बनाएंगे। आज मैं क्लास करूंगा एसए की। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।